वेलकम टू युगदीप एजुकेशन एकेडमी। आप सभी का युगदीप एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। ये जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अबाउट सोलर सिस्टम। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर, माने हमारा जो अर्थ है, अर्थ में क्या एटमॉस्फेयर है, उसकी क्या परत है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और क्या क्या उस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं। एटमॉस्फेयर द एनवलप ऑफ एयर दैट कंप्लीटली सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक तरह का एनवलप है जिसने हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से ढक रखा है। ये किस तरह का एनवलप है? एयर का एनवलप है, माने वायुमंडल है। एक ऐसा मंडल है जो वायु से चारों तरफ से जिसने पृथ्वी को घेर रखा है, इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। सेकेंड पॉइंट ये कहता है द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी की सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमें क्या मिलता है? वायुमंडल मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है। बट द 99% पार्ट्स ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज फाउंड विद इन द 32 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। माने अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर ही हमें एटमॉस्फेयर की पहली परत प्राप्त हो जाती है और पृथ्वी की सरफेस से 1000 किलोमीटर तक ये रहती है। दिस इज बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी की सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर हम जाते हैं तो 99% पार्ट ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट एट द 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर ऊपर जाने पे ही हमें पूरे एटमॉस्फेयर का 99% पार्ट ऑफ मास मिल जाता है, माने द्रव्यमान का 99% पार्ट हमें मिल जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है हर पार्टिकल पे, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उन सब पे क्या करती है? एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। एक छोटे छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े पार्टिकल तक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम जानते हैं कि वायुमंडल जो है गैसों से मिलकर बना है। तो गैसों के पर्टिकुलर पार्टिकल पर क्या करती है? वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसके कारण क्या होता है कि 99% पार्ट ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर 32 किलोमीटर पे ही हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर की पहली परत है वो 32 किलोमीटर पे मिल जाती है। अब सेकेंडली हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर गैसेस से मिलकर बना है, उसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं? गैसेस हैं, जिसको हम वायु के रूप में देखते हैं। गैसेस से मिलकर बना है, वाटर से मिलकर बना है और डस्ट पार्टिकल होते हैं जो पॉल्यूटेड पार्टिकल होते हैं उनसे मिलकर बना है। तो इसमें जो मेन कॉम्पोजिशन है गैसेस का वो क्या है? मेन कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो हमारे पास 8 टाइप की गैसेस होती हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन बनना है? 8 क्वेश्चन बनना है, इनको ध्यान से देखिएगा। अगर हमसे सवाल में पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो 78% है, ऑक्सीजन का 21% है, आर्गन का 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस में सबसे कम परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सबसे कम पाई जाने वाली गैस है ज़्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो। नियॉन 0.018% है, हीलियम 0.005% है, ओजोन 0.006% है, हाइड्रोजन 0.00005% है। माने ये जो हाइड्रोजन हमारी पाई जाती है वो हाइड्रोजन वाटर के रूप में पाई जाती है कि जो वाटर वेपर के फॉर्म में वायुमंडल में उपस्थित होता है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में कम क्यों होता है, क्यों रखा जाता है कम और क्यों होना चाहिए कम। तो इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर, जबकि हम जानते हैं कि हमारे जो पौधे हैं वो सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में कम मात्रा में। इसका कारण ये है क्योंकि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द हीट एंड दस कीप द एटमॉस्फेयर वार्म, देयरबाय बैलेंसिंग द हीट ऑफ द अर्थ। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो क्या काम करती है? हीट को एब्जॉर्ब करती है। ये एबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2 क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर वार्म होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम मात्रा में रहेगी तो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हमारा वायुमंडल जो है
हीट की बैलेंसिंग को अर्थ पे बनाए रखेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में, मान लीजिए 78% में नाइट्रोजन ना होकर कार्बन डाइऑक्साइड होता, तो हमारा जो 78% भाग होता वायुमंडल का, वो क्या होता, वार्म होता, गर्म होता, तो गर्म गर्म हवाएं चलती, तो बैलेंसिंग ऑफ हीट जो होती अर्थ पे वो बरकरार नहीं रहती, तो इसलिए ये कम मात्रा में पाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है, इस पर सवाल भी बनते हैं। डस्ट स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्ट इनकमिंग इंसुलेशन, माने हमारे जो डस्ट, धूल के जो कण हैं, वो क्या काम करते हैं वायुमंडल में, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये कहता है, द पॉल्यूटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर नॉट ओनली एब्जॉर्ब लार्जर अमाउंट ऑफ इंसुलेशन बट आल्सो ग्रेटली एब्जॉर्ब द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहने का मतलब है जो रेडिएशन हमारे शरीर को हार्म करती हैं, माने हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, उन सब रेडिएशन को डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके उनको अपने पास ही रखते हैं। तो लार्जर अमाउंट ऑफ इंसुलेशन क्या करती है, डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस वजह से ये जो बैलेंसिंग होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, वो बनाए रखते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये भी है डस्ट के लिए कि डस्ट इन द एटमॉस्फेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। माने कहने का मतलब है जब सूरज छिपता है और सूरज उगता है तो हम देखते हैं कि सूरज उगते हुए हमें रेड कलर का दिखाई देता है, और जब छिपता है तो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो ये सब जो कारण है, ये सिर्फ और सिर्फ डस्ट के कारण है। डस्ट के पार्टिकल क्या काम करते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं जो सूरज से निकलती हैं। अब उनको एब्जॉर्ब करने के बाद उनका जो कलर होता है, जो सनराइज होते हुए रेड कलर का दिखाई देता है और सनसेट होते हुए ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ये सिर्फ और सिर्फ डस्ट के कारण होता है। अगर डस्ट के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में ना हो तो हमें सूरज का प्रकाश ऐसा नहीं दिखाई देगा, और डायरेक्ट जो रेडिएशन है वो हमारी आंखों पे आकर टकराएंगी, जिससे क्या होगा, हमें कम दिखाई देगा या वो चीज़ महसूस ही नहीं होगी। लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारे पास हम लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो 5 टाइप्स की हैं। सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि क्या होते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिटेल्स, सबसे पहला आता है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में आपको बता दूं कि दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर एंड द 8 किलोमीटर एट द पोल्स। माने कहने का मतलब है ट्रोपोस्फेयर जो है हमारे पास, ये फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे सरफेस पे सेंटर से 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमें फर्स्ट लेयर मिल जाती है, माने ट्रोपोस्फेयर मिल जाती है। बट जो हमारे पोल्स हैं, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। तो ध्रुवों पर चपटी होने के कारण ध्रुवों से अगर हम 8 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तभी हमें ये आपकी ट्रोपोस्फेयर मिलनी शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट ये कहता है, इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट। माने हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होने लगता है हाइट जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते रहेंगे ट्रोपोस्फेयर में, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज विद द हाइट एंड सो द हीट एब्जॉर्ब्ड इज लेस। माने हमारे जो हाइट से जितना ऊंचाई पे हम जाते हैं उतना उतना क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, मतलब डेंसिटी क्या होती है हमारी, डिक्रीज होने लगती है। डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण हीट एब्जॉर्ब क्या होता है, वो कम होने लगता है। सो इट कंटेन्स मोर देन 90% ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अगली बात ये कहती है कि ट्रोपोस्फेयर में जो 90% की होती है वो क्या होती है, गैसेस होती है। माने टोटल गैसेस का 90% कौन सा पार्ट ले लेता है हमारा, ट्रोपोस्फेयर। माने पहली परत में ही 90% ऑफ गैसेस उपस्थित होती हैं, मौजूद होती हैं। थर्ड पॉइंट कहता है, सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड्स इन दिस लेयर ऑल वेदर चेंजेस अकर इन दिस ट्रोपोस्फेयर। कहने का मतलब है जो वाटर की वेपर फॉर्म होती है, जैसे मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में वाटर होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, उस वेपर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, माने बादल बोलते हैं। तो वो सारे बादल कहाँ पे उपस्थित होते हैं, ट्रोपोस्फेयर माने वायुमंडल की पहली परत में उपस्थित होते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर ऊपर जाने पे ही हमें मिलनी शुरू हो जाती है। अब द हाइट एट विच द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग इज कॉल्ड ट्रोपोपाउस। माने जहाँ ट्रोपोस्फेयर का वह पॉइंट जहाँ पे जाकर जो टेम्परेचर हो जाता है वो डिक्रीज होना बंद हो जाता है, वो पॉइंट कहलाता है ट्रोपोपाउस। यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 58 डिग्री सेल्सियस रहता है, माइनस के 58 डिग्री सेल्सियस रहता है। माने टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वहाँ का टेम्परेचर माइनस के 58 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
अब अगला जो हमारी परत आती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या कहता है? इन दिस ये क्या है? दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इस एटमोस्फेयर की सेकंड लेयर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज जो हमारा ट्रोपोस्फेयर का वो पॉइंट जहाँ पर जाकर टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो जाता है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है और अप टू 50 किलोमीटर ये रहती है, माने ऊपर 50 किलोमीटर जाने पे हमें ये मिलती रहती है। टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्वेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माने जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको एब्जॉर्व करने के कारण गैसेस जो इसके अंदर मौजूद होती हैं वो क्या काम करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करती हैं। इसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाता है वो इंक्रीज होने लगता है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ से आप मिलती हैं? इनको सन से मिलती हैं। सूरज से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लेते हैं, उसको एब्जॉर्व करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब ओजोन जो हम सुनते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3, वो कहाँ पे मिलती है? हमें यहाँ पे मिलती है, बिल्कुल नवजात ऑक्सीजन ओजोन होती है। अब ये ओजोन प्रेजेंट होती है इन दिस लेयर, इसको हम ओजोन लेयर भी बोलते हैं, सेकेंड लेयर को ओजोन लेयर भी बोलते हैं। द टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज टू 4 डिग्री सेल्सियस, माने टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो स्लोली इंक्रीज होता है, माने 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होता है। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड एसोसिएट वेदर फिनोमिना, माने इस लेयर के अंदर किसी भी तरह का वेदर फॉर्मूला नहीं होता और ना ही किसी तरह का क्लाउड फॉर्मूला होता है, क्लाउड फिनोमिना होता है, माने इसके अंदर ना तो बादल होते हैं, ना सर्दी गर्मी ना बरसात, किसी भी तरह का फिनोमिना नहीं होता। हैंस इट प्रोवाइड्स आइडियल फ्लाइंग कंडीशन फॉर लेजर जेट प्लेन्स, माने लेजर जेट प्लेन्स के उड़ने के लिए ये एक फ्लाइंग कंडीशन बनाती है, बिल्कुल सही फ्लाइंग कंडीशन होती है। तो हमारे जितने भी एरोप्लेन जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं वो सब कहाँ उड़ते हैं? इसी लेयर के अंदर उड़ते हैं। ये इसकी ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमें स्ट्रेटोस्फेयर मिलनी शुरू हो जाती है। मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर का पार्ट है, माने तीसरी परत है हमारी एटमॉस्फेयर की। द मेसोस्फेयर एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, माने पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमें मेसोस्फेयर मिल जाती है। मेसोस्फेयर जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है। हियर द टेम्परेचर डिक्रीज अगेन, माने यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो फिर दोबारा से डिक्रीज होने लगता है। हम जानते हैं कि थर्मोस्फेयर जो हमारा सबसे पहला टेरोस्फेयर जो हमारा सबसे पहला पार्ट था, उस वाले पार्ट में 58 डिग्री सेल्सियस -58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है और दूसरी परत में इंक्रीज होने लगता है और फिर तीसरी परत में जाकर वो फिर दोबारा से डिक्रीज हो जाता है और इस परत में जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो -90 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। द एंड ऑफ दिस लेयर नोन एज मेसोपॉज, जैसे वहाँ पे स्ट्रेटोपॉज था, इसी तरह से यहाँ पे क्या है? मेसोपॉज है। जो जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है, लास्ट पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है? मेसोपॉज कहलाता है। फोर्थ लेयर आती है हमारी थर्मोस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ अबाउट 640 किलोमीटर, माने 640 किलोमीटर ऊपर ये क्या होती है? की हाइट पर ये होती है थर्मोस्फेयर, जो परत मिलती है हमें एटमॉस्फेयर की। This increase in the temperature is due to the fact of the gas molecules in the layer absorb the X-rays and the ultraviolet radiation of the sun, माने सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलती हैं और जो एक्सरेज होती हैं उनको गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और इस कारण क्या होता है? हमारी जो फोर्थ परत होती है थर्मोस्फेयर, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज होने लगता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है द इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ थर्मोस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स फ्रॉम द अर्थ बैक इनटू द स्पेस, माने जो अर्थ से हम रेडियो एक्टिव किरणें, माने रेडियो वेव्स जो भेजते हैं, रेडियो तरंगे जो भेजते हैं, वो थर्मोस्फेयर वाले पार्ट पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहाँ के लिए? स्पेस के लिए। तो ये एक तरह से क्या काम करता है? मिरर का काम करता है, रिफ्लेक्शन मिरर का काम करता है, जो क्या काम करता है? रेडियो किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है स्पेस में। Thus this layer helps to long distance communication, इसी कारण इस लेयर को हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का पार्ट भी बोलते हैं। यही वो पार्ट है जहां से हम स्पेस में हो रही घटनाओं का पता कर पाते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है द थर्मोस्फेयर आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द मैटर्स एंड द ऑब्जर्व्ड सैटेलाइट्स, माने ये क्या काम करता है? हमें जो स्पेस से आने वाले सैटेलाइट और उनके जो रेडिएशंस निकलते हैं उनसे हमें बचाने का काम करता है। इसके बाद आती है लास्ट लेयर
एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, द एक्सोस्फीयर एक्सटेंड बियॉन्ड द थर्मोस्फीयर अप टू 960 किलोमीटर, माने 960 किलोमीटर ऊपर जाने पर थर्मोस्फीयर से हमें एक्सोस्फीयर जो परत होती है वो मिलती है। इट इज ग्रेजुअली मर्ज विथ इंटरप्लेनेटरी स्पेस, कहने का मतलब है ये ग्रेजुअली जो होती है, आधा पार्ट जो होता है इसका स्पेस में होता है और आधा पार्ट जो होता है हमारे वायुमंडल में डिपेंड रहता है। ग्रेजुअली मर्ज इंटरप्लेनेटरी स्पेस होती है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर रेंज फ्रॉम अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टू 1650 डिग्री सेल्सियस, माने इसका जो टेम्परेचर होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थर्मोस्फीयर से ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर होता है वो लगातार बढ़ता रहता है और इससे ऊपर जब एक्सोस्फीयर में हम पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर हमारी बॉडी जो होती है वो इस टेम्परेचर को झेलने लायक नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है दिस लेयर कंटेन्स ओनली ट्रेसेस ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड हीलियम। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रेविटी अलाउज द गैस मॉलिक्यूल्स टू एस्केप इजिली इनटू स्पेस, माने ग्रेविटी ना होने के कारण, किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगने के कारण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और हीलियम ये जो गैसेस हैं ये क्या काम करती हैं, ईजिली क्या हो जाती हैं, एस्केप हो जाती हैं, मतलब बाहर निकल जाती हैं स्पेस में जाने के लिए, ईजिली एस्केप में बाहर निकल जाती हैं। तो ये थी हमारी जितनी भी एटमॉस्फेयर की परतें थीं, ट्रैपोस्फेयर हो गया आपका, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, तो हमने इन सब के बारे में जाना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे, ज्योग्राफी के थर्ड लेक्चर के बारे में। यहाँ पे ज्योग्राफी का जो सेकंड लेक्चर है एटमॉस्फेयर एंड इसकी परतें, उसकी जो आपका परतें हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो इसके आगे के लेक्चर से जुड़े रहने के लिए और ज्योग्राफी के बारे में इसी तरह से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि हम किस तरह से ज्योग्राफी को ईजिली पढ़ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे आपके सामने सिर्फ वही पॉइंट लेके आएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, कीप रीडिंग।